तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात जब मैं ककुल स्टेशन पर उतरा तो रात के 1 बज रहे थे और जब स्टेशन के बाहर से आगे के लिए कोई साधन नहीं मिला तो मैं स्टेशन पर ही रात बिताने का मन बना लिया और वापस से स्टेशन चला आया। अभी मैं स्टेशन पर बैठने लायक कोई जगह ही तलाश कर रहा था कि तभी एक आदमी जो वहीं स्टेशन के प्लेटफार्म के बेंच पर बैठा हुआ था वो मुझे इशारे से अपनी तरफ बुलाने लगा। पहले तो मैंने उस आदमी को अनदेखा कर दिया और वहीं बगल के बेंच पर जाकर बैठ गया। अभी मुझे उस बेंच पर बैठे कुछ ही वक्त हुआ था कि तभी वो आदमी जो मुझे अपने पास बुला रहा था मेरी तरफ आता हुआ नजर आया। उस आदमी को अपनी तरफ आते देख मैं जरा सा घबरा गया। फिर जब वो आदमी मेरे सामने से आगे की तरफ चला गया तो मुझे थोड़ी राहत मिली। मुझे लगा कि मैं बेमतलब में ही टेंशन ले रहा था, पर मुझे क्या मालूम था कि असली टेंशन तो अब बस शुरू होने वाली थी। उस आदमी के वहां से जाने के बाद मैंने अभी थोड़ी चैन की सांस ही ली थी कि तभी मैंने देखा कि वही आदमी 3-4 लोगों के साथ आ रहा है। उन सबकी नजर मेरी तरफ ही थी, मतलब कि उनका इरादा कुछ ठीक नहीं था, जिसका मुझे अंदाजा हो गया था। मैं फौरन ही उस बेंच से उठा और स्टेशन से बाहर निकला। रात होने के चलते चारों तरफ सन्नाटे के अलावा और कुछ भी नहीं था और यही बात मेरे लिए कुछ ठीक नहीं थी। बस किसी तरह उन बदमाशों से पीछा छुड़वाना चाहता था और इसी चक्कर में मैं उस रास्ते पर निकल आया जो रास्ता मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। मैं भागते भागते किसी नदी के किनारे आ पहुंचा था और अब मेरी सांसें भी चढ़ चुकी थी, जिस वजह से अब मैं और भाग भी नहीं सकता था। अभी मैं अपनी चढ़ी सांसों को नॉर्मल होने का वेट ही कर रहा था कि तभी वो बदमाश भी वहां पर आ पहुंचे। उन्हें अपने सामने देखते ही मेरी सांसें फिर से तेज हो गई और जब वो बदमाश मेरी तरफ बढ़े तो मैं किसी तरह उठा और नदी की तरफ भागने लगा। अभी मैं नदी की तरफ भाग ही रहा था कि तभी मुझे नदी के किनारे एक नाव नजर आई जिसमें कुछ लोग पहले से ही बैठे हुए थे। मैंने आओ देखा ना ताव, सीधे उसमें जाकर बैठ गया और उस नाव में बैठते ही वो नाव चल पड़ी मानो वो मेरे लिए ही रुकी हो। खैर, नाव के किनारे छोड़ते ही उन बदमाशों से मेरा पीछा छूट गया। बदमाशों से बचने के बाद जब दिमाग थोड़ा शांत हुआ तो मेरा ध्यान उस नाव में बैठे लोगों पर गया। वो सारे उस नाव में गिन के कुल 9 लोग ही बैठे हुए थे और मुझे लगा कर 10। उस अंधेरी रात में मुझे उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। सारे के सारे किसी मूर्ति की तरह ही बैठे हुए थे, ना तो वो हिल रहे थे और न ही एक दूसरे से बात कर रहे थे। उन सबको खामोश बैठा देखकर मेरी हिम्मत भी नहीं हो पा रही थी कि मैं उनसे कुछ भी पूछ लूं, पर मुझे तो ये भी नहीं पता था कि यह नाव आखिर जा कहाँ रही है। इससे पहले मैं हिम्मत जुटाकर इस बारे में उनसे बात करता कि वो सारे एकदम से अपना सर आसमान की ओर करके अजीब सी आवाज निकालने लगे। उन सभी लोगों को ऐसा करता देखकर मेरी रही सही हिम्मत भी उसी वक्त टूट गई। मेरी भलाई खामोश और शांत बैठे रहने में ही थी। मुझे कोई अंदाजा तक नहीं था कि जिनके साथ मैं नाव में बैठा हूँ वो कौन है और मैं नाव में बैठा नाव के किनारे तक पहुँचने की राह देख रहा था। पर नदी की लहरों की गूंज से इतना तो अंदाजा लग ही रहा था कि किनारा अभी बहुत दूर है, जहाँ मैं अब बेचैनी और एक डर के साए में किनारे के आने का इंतजार कर रहा था। तो वहीं वो सारे लोग अभी भी अपना सिर आसमान की ओर किए चीखे ही जा रहे थे। फिर कुछ देर के बाद जब वो सारे चुप हो गए तो मैं उन्हें देखते हुए सोचने लगा कि अब ये लोग क्या करेंगे कि तभी उन्होंने बगल में पड़ी बाल्टी उठा ली और नदी का पानी बाल्टी में भर भर के उस नाव में उड़ेलने लगे। उन्हें नदी का पानी नाव में डालते देख मैं चीख पड़ा और चीखते हुए बोला, तुम लोग पागल हो क्या? ऐसे में तो हम लोग डूब जाएंगे। पर मेरे चीखने का उन पर कोई भी असर ही नहीं हुआ। वो नाव में पानी डालते रहे और नाव धीरे धीरे डूबने लगी। अब ये तो साफ था कि ये नाव डूबने वाली थी और उनके साथ साथ मैं भी। हालांकि मैं अभी भी उन सभी को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर मैं उनको रोक ही नहीं पा रहा था। और जब नाव में हद से ज्यादा पानी भर गया तो नाव एकदम से पलट गई और नाव के पलटते में सांस लेने और पानी के ऊपर आने के लिए छटपटाने लगा। पर मैं जितना हाथ पैर मार रहा था उतना ही नीचे डूबता चला जा रहा था और इसी छटपटाहट में मेरा दम घुटने लगा और इसी बीच में कब बेसुध हो गया मुझे पता ही नहीं चला। और जब मुझे होश आया तो मैं नदी के किनारे पड़ा हुआ था। अपने आप को जिंदा देखकर मुझे थोड़ी खुशी तो हुई, पर जब मेरी नज़र अपने आसपास पड़ी लाशों पर गई
तो मेरी छोटी सी खुशी का दिया उसी वक्त बुझ गया। दरअसल जो लोग मेरे अगल बगल में पड़े हुए थे उन सभी के पेट किसी गुब्बारे की तरह फूले हुए थे और मेरा पेट भी उन्हीं की तरह ही फूला हुआ था। अभी भी अंधेरा ही था, जिसका मतलब था कि अभी रात ही है। मुझे ये तो नहीं मालूम था कि आखिर मैं उस बीच नदी से इस किनारे तक कैसे पहुंचा, पर आसपास का माहौल देखकर इतना तो एहसास हो ही गया था कि अभी तो असली मुसीबत तो अब शुरू हुई है। मेरे पेट में इतना पानी भर चुका था कि मेरे से उठा तलक नहीं जा रहा था, पर मैं कैसे भी करके उठा और जब कुछ आगे बढ़ा तो मुझे किनारे पर वही नाव उल्टी पड़ी हुई दिखी जिसमें मैंने बैठने की भूल कर दी थी। पर अभी उस नाव पर वो लोग नहीं थे जिनकी वजह से मैं यहाँ पहुँच गया था। अभी मैं अपने आसपास नजरें ही दौड़ा रहा था कि तभी मुझे एक आदमी दिखा जो कि नदी के किनारे बैठा हुआ था। पहले तो मैं उसे देखते ही छुप गया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो कैसा आदमी है। फिर जब वो उठा और वहाँ से जाने लगा तो मेरी नज़र उसके फूले हुए पेट पर गई, जिससे मुझे अंदाजा हो गया कि ये भी मेरी तरह किस्मत का मारा है। फिर मैंने उसे फौरन ही आवाज़ देते हुए कहा, भाई साहब ज़रा सुनना। मेरी आवाज़ सुनते ही वो आदमी मेरी तरफ पलटा और मेरी तरफ आने लगा। जब वो मेरे पास पहुंचा तो वो बोला, वो क्या है भाई साहब, हम दोनों भी जल्दी ही बाकियों की तरह मारे जाएंगे, वो नाव वाले हमें छोड़ेंगे नहीं। खैर ये तो मैं भी अच्छे से जानता था कि उन लोगों से जान बचा पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, खासकर तब जब सामने वाले के बारे में कुछ भी पता ना हो। तभी उस आदमी ने बातों ही बातों में कहा, मेरी दादी कई बार बोली कि रात के वक्त कभी भी किसी भी नाव में मत बैठना, नहीं तो वो हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएंगे। पर मुझे लगा कि दादी बस मुझे डराना चाहती है ताकि मैं रातों में अपने दोस्तों के साथ ना भटकूं। काश मैंने अपनी दादी की बात सुनी होती तो मैं इन मछुआरों के चंगुल में नहीं फंसता। उस आदमी ने मछुआरों वाली बात बोली तो मैंने उसे बीच में रोकते हुए पूछा, क्या मछुआरे? जिस पर उसने कहा, हाँ तुम्हें पता है क्या इन मछुआरे के बारे में? जिस पर मैंने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं पता, कौन है ये मछुआरे? जिस पर उसने कहा कि वैसे तो मुझे भी खास नहीं पता है, पर जितना मैंने अपनी दादी और गांव वालों से सुना है उसके अनुसार दशकों पहले हमारे गांव में ये 9 मछुआरे मछली बेचने को आए थे। इनकी मछली काफ़ी अच्छी थी, जिस वजह से गांव वालों ने इनकी मछलियों को हाथों हाथ खरीद लिया। उस रात लगभग 80% गांव वाले के घर उन मछुआरों की बेची हुई मछलियां बनी और फिर शुरू हुई असली परेशानी। जब सुबह गांव वालों को भूख लगना बंद हो गई तो वो सारे खाने में सिर्फ उन्हीं मछुआरों की मछली मांगते जो कि पिछली शाम को गांव में मछली बेचकर गए थे। पर किसी को भी पता नहीं था कि आखिर वो 9 मछुआरे कहां से आए थे। अब एक एक करके दिन बीतते रहे पर उन लोगों ने ना ही तो अन्न को हाथ लगाया और ना ही पानी को। अचानक ही गांव के 80% लोग पागलों की तरह हो गए। वो सारे दिन रात सिर्फ मछली दो बोलते रहते। वहीं पर अब जो लोग जिन्होंने उन मछुआरों की मछली नहीं खाई थी उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि ये सारा किया धरा उन्हीं 9 मछुआरों का ही है, पर उनका पता ठिकाना तो था ही नहीं। और जब एक एक करके वो लोग मरने लगे जो मछली की रट लगाए हुए थे तो पूरा गांव सदमे में पड़ गया, क्योंकि करीबन हर घर से कोई ना कोई उस मछली की रट लगाए हुए था। और हद तो तब हो गई जब ये अपने ही घर वालों को मारकर खाने लगे, जिससे बाकी गांव वालों में डर और दहशत का माहौल पैदा हो गया। तभी सभी गांव वालों ने मिलकर मजबूरन उन सभी लोगों को जो मछली की रट लगाए हुए थे उन सभी को जंजीरों में बांधकर पुराने किले में कैद कर दिया, क्योंकि अब उनके परिजनों को नहीं लगता था कि वो कभी ठीक हो पाएंगे, क्योंकि अब आधे से ज्यादा गांव लोग उस किले में कैद कर दिए गए, जिस वजह से पूरे गांव भर में अजीब सी मनुष्यत पसर गई। यहाँ तक कि दिन के वक्त भी गांव की गलियों में गहरी खामोशी रहने लगी थी। और जब बचे गांव वालों को उन 9 मछुआरों के बारे में पता चला तो गांव वालों के आंखों में खून उतर आया। गांव वालों ने मन बना लिया कि उन मछुआरों को उनके किए की सजा दिए बिना चैन की सांस नहीं लेंगे। जैसे कि गांव वालों को खबर मिली थी कि मछुआरे रात को मनपा नदी में मछली पकड़ने आते हैं, लिहाजा गांव वाले पूरी तैयारी के साथ पहले ही मनपा नदी के आसपास डेरा जमाकर बैठ गए और उन मछुआरों के आने की राह देखने लगे। और जब रात के 1 बजे तो अचानक नदी के बीचों बीच एक नाव दिखाई दी, जिसमें वही 9 मछुआरे सवार थे। गांव वाले जो घात लगाकर नदी के किनारे बैठे हुए थे वो बस नाव के किनारे पर आने का इंतजार कर रहे थे। और जब कुछ देर के बाद नाव नदी के किनारे आकर लगी तो सभी गांव वालों ने इतनी तेजी से उन पर धापा बोला कि उन 9 मछुआरों को जरा सा भी मौका न मिला वहां से भागने का। वो सभी मछुआरे जैसे गांव वालों के हाथ लगे
तो पहले तो गांव वालों ने उनकी तबीयत से कुटाई की। फिर जब उन मछुआरों की हालत बद से बदतर हो गई तो गांव वालों ने उन मछुआरों को उनके ही नाव में बैठाकर उनके पैरों को कीलों से ठोक दिया ताकि वो और दर्द से तड़प तड़प कर मर जाएं। फिर जब उन्हें नाव के साथ नदी में छोड़ा गया तो सभी मछुआरे आसमान की तरफ अपने मुंह करके चीखने लगे। ठीक किसी जानवर की तरह उनकी वो चीख इतनी डरावनी थी कि नदी के किनारे मौजूद गांव वालों को बेचैनी होने लगी। और जब उन मछुआरों ने अपने ही नाव में नदी का पानी डालने लगे तो ये देखकर गांव वाले तंग रह गए। गांव वालों के आंखों के सामने वो सारे उस नाव के साथ उस नदी में समा गए। गांव वालों को लगा कि उनका बदला पूरा हो गया है। ये सोचकर गांव वाले निश्चिंत होकर गांव वापस से लौट गए। पर बीतते वक्त के साथ गांव वालों के लिए वो वक्त लौट रहा था जिसकी उन लोगों ने उम्मीद भी नहीं की थी। फिर इस घटना के काफी सालों बाद एक एक करके गांव के वो सारे लोग गायब होने लगे जिन्होंने उन मछुआरों को दर्दनाक मौत दी थी। वैसे तो पहले गांव वालों को उनके लोगों के गायब होने की वजह पता नहीं चल रही थी, पर जब एक रात भीमा काका लहूलुहान और फूले हुए पेट के साथ उसी नदी के किनारे मिले तो उन्होंने ही इस बात का खुलासा किया और मरने से पहले कहा कि नदी के आसपास भी मत भटकना। ये बोलते ही भीमा काका ने प्राण त्याग दिए। उनके प्राण त्यागते भीमा काका का फूला हुआ पेट एकदम से फट पड़ा। उनके पेट के फटते ही बहुत सारी कीलें उनके पेट से बाहर निकली। उनकी दर्दनाक मौत को देखकर गांव वालों ने फिर मनपा नदी की तरफ पलटकर भी नहीं देखा। पर बीतते वक्त के साथ हालात बदले और साथ ही लोग भी बदल गए और धीरे धीरे ये घटना महज एक कहानी बनकर रह गई। मेरी दादी ने भी मुझे ये कहानी सुनाई थी और मैंने भी इसे सिर्फ एक कहानी ही समझा था। दोस्तों, उस आदमी की बात सुनने के बाद मुझे भी उसकी बताई गई बातें महज एक कहानी ही लगी, क्योंकि शायद मैं ये हरगिज नहीं चाहता था कि मेरा फूला हुआ पेट भीमा काका की तरह एकदम से फट जाए। मैं मरना नहीं चाहता था और इसीलिए मैंने उस कहानी पर ध्यान देने की जगह वहां से निकलने के बारे में सोचने लगा। और फिर कुछ सोचने के बाद जब मैंने उस आदमी से उस उल्टी पड़ी नाव के बारे में पूछा तो उसने कहा कि ये नाव ही एकमात्र जरिया है यहाँ से निकलने का, पर यह नाव इतनी भारी है कि मैं इसे पलटाकर सीधा नहीं कर पाया, जबकि वो मछुआरे इस नाव को बड़े ही आसानी से सीधा कर देते हैं और फिर कुछ किनारे लगी लाशों को लाद कर निकल जाते हैं। उस आदमी की ये बात सुनते ही मुझे समझ में आ गया था कि मुझे करना क्या है। फिर जब मैंने उस आदमी को अपनी योजना बताई तो वो मेरी योजना सुनकर पहले तो डर गया, पर मेरे थोड़ा और समझाने के बाद वो राजी हो गया। दरअसल मेरी योजना के अनुसार हमें उस वक्त का इंतजार करना था जब वो मछुआरे नाव को सीधा करके उसमें किनारे पड़े लाशों को भरते हैं। हमें सिर्फ मौका पाते ही उन लाशों के बीच लेट जाना था और किनारे पर पहुंचते हमें नाव से भागना था। अब हम दोनों तैयार थे यहाँ से निकलने के लिए, और जैसे उन मछुआरों ने नाव को सीधा करके लाशों को नाव में डालना शुरू किया तो वैसे ही हम मौका पाते ही उन मुर्दों के बीचों बीच लेट गए और नाव चलने का इंतजार करने लगे। फिर कुछ देर के बाद कुछ लाशें लादने के बाद उन मछुआरों ने नाव वहां से निकाली और हम दोनों उन लाशों के ढेर में पड़े रहे। फिर जब नाव बीच नदी में पहुंची तो उन मछुआरों में से एक ने लाश को अपने हाथों से फाड़ना शुरू कर दिया और वहीं उन 8 मछुआरों ने उन उधड़ी हुई लाशों को पानी में फेंकना शुरू कर दिया। ये सब देखकर मैं और वो आदमी बेहद ही घबरा गए। हमें पता ही नहीं ऐसी हैवानियत करते हैं। कर उस वक्त हम दोनों की भलाई खामोश रहने में ही थी और इसलिए हम दोनों अपना दिल थामे वहीं वैसे ही पड़े रहे और वहीं वो लोग लाशों के चिथड़े करके नदी में डालते गए। और जब नाव में 7-8 लाशें बची तो हमारी जान हलक तक आ पहुंची। अभी मैं यही सोच रहा था कि अब क्या होगा कि तभी उस मछुआरे ने उस आदमी को दबोच लिया जो मेरे साथ उस नाव में छुपा हुआ था। जैसे वो आदमी उस मछुआरे के हाथ लगा तो वो चीख उठा और उसके चीखते वो सारे मछुआरे उस पर बुरी तरह टूट पड़े और यही सही वक्त था यहाँ से निकलने का। मैं बड़ी सावधानी से उठा और जब नाव के बाहर देखा तो कुछ ही दूरी पर मुझे बस्ती दिखी। बस्ती के नजर आते ही मैं फौरन ही पानी में कूद गया और पानी में कूदने के बाद मैं कुछ देर तक तो हाथ पैर मारता रहा, पर मैं ऊपर नहीं आ पाया और धीरे धीरे मेरे दम घुटने के साथ साथ आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में था और मेरे पेट पर टांके लगे हुए थे। बाद में मुझे पता चला कि मेरे पेट में कीलें भरी हुई थी। वैसे तो मेरा बच पाना नामुमकिन था, पर मैं अभी भी जिंदा हूँ। पर मेरे जिंदा होने पर डॉक्टर भी हैरान थे और तभी उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर इतनी सारी कीलें मेरे पेट में कैसे आईं। तो मैं इस पर उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता था
कि मेरे साथ आखिर हुआ क्या था। खैर दोस्तों, इस घटना को बीते एक अरसा हो गया है और आज सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है, पर किस्मत का क्या भरोसा कब क्या हो जाए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।